फूलना, चक्कर आना और वीकनेस होना, ये सब आपका प्रोटीन की कमी से होना शुरू हो जाता है। ये है प्रोटीन। और प्रोटीन किसमें मिलता है ये आपको बता दिया, और इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, लगभग 1 केजी वेट में 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता सामान्य मनुष्य को। जो युवा बच्चे हैं, थोड़े बढ़ते बच्चे हैं, किशोर बच्चे हैं या छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको 1.5 से 2 ग्राम। ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडी को भी थोड़ी ज्यादा होती है। और इसके बाद है, अगर प्रोटीन ज्यादा ले लो, कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं। आजकल एक चलन सा हो गया है कि बच्चे जिम जाते हैं और अपनी मांसपेशियों को फुलाने के लिए, अपने शरीर को अलग अलग तरह का शेप देने के लिए, मसल्स बनाने के लिए ज्यादा प्रोटीन लेते हैं। और ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, कई बार कई तरह की के नुकसान होते हैं, गंभीर इसके नुकसान हो जाते हैं। जो ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो इससे क्या होता है, हार्ट संबंधी समस्याएं होनी शुरू हो जाती है। हमारा हार्ट कमजोर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। और अगला है कि हमारी किडनी जो है वो डैमेज हो जाती है। किडनी संबंधी रोग होना शुरू हो जाता है ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, आवश्यकता से अधिक अगर आपने प्रोटीन ले लिया तो किडनी आपकी डैमेज होने की समस्या रहती है, किडनी खराब होने की समस्या रहती है। तो इसलिए कोई भी चीज है तो उसको संतुलित मात्रा में लेना है। आपको विज्ञान होगा कि क्या चीज लेने से हमें क्या फायदा हो रहा है और क्या कम लेने से हमें क्या नुकसान हो रहा है, तो आप उसको संतुलित मात्रा में लेने का प्रयत्न करेंगे। ये है प्रोटीन। और सामान्यतया हम जो सामान्य अनाज खाते हैं, गेहूं में भी प्रोटीन होता है, चावल के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें भी प्रोटीन होता है कुछ मात्रा में। जो आजकल तो पॉलिश किया हुआ चावल मिलता है उसमें थोड़ा कम प्रोटीन होता है, थोड़ी मात्रा में मिलता है उसमें, क्योंकि आप उसके छिलके में सारी चीजें निकल जाती है जो उसका कण होता है बाहर का। लेकिन गेहूं अगर छिलका युक्त है, गेहूं है, दलिया है, उसमें भी प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन है। आपका जो हमारा सामान्य भारतीय खाना है, गेहूं है, इसके अलावा रागी है, ज्वार है, बाजरा है, मोटे अनाज जिसको कि श्री अन्न कहा जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको श्री अन्न की उपाधि दी है और उसको श्री अन्न का नाम दिया है कि सारे शरीर के रोगों को ठीक करता है वो। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, आपके शरीर की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है आपके शरीर को, वो मोटे अनाज से हो जाती है। इसलिए अब थोड़ा सा जागरूकता बढ़ रही है तो लोग मोटा अनाज ज्यादा खा रहे हैं। उसमें आता है आपका रागी, आ जाता है, पहाड़ों में रागी बहुत होता है, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब। और गेहूं भी लेना है तो छिलके वाला लीजिए, चोकर युक्त गेहूं होता है, उसको थोड़ा मोटा पीस करके, तो वो आपको सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी इसी अनाज से हो जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर को क्विक एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। कोई भी भोजन आप ले रहे हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं खाना, जो भी आप ले रहे हैं आहार, उससे आपको क्विक एनर्जी मिलती है। तो वो है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रकार का शुगर होता है जो हमारी बॉडी में ही ब्रेक होता है और हमें एनर्जी देता है। तो हम जो भी आहार लेते हैं पूरे दिन भर में, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति होती है। ये अलग बात है कि किस तरह का कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट भी 2 तरह का होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है आपका चीनी, और आपके चीनी हो गया, इसके अलावा जो आपके केक है, पेस्ट्री है, या कुछ भी जंक फूड आप खा रहे हो, उससे एनर्जी तो मिल ही रही है ना थोड़ी बहुत आपको, चाहे वो बाद में फिर आपके शरीर को नुकसान करे या डाइजेस्ट नहीं हो, लेकिन आपको एनर्जी मिलती ही मिलती है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए थोड़ा नुकसानदायक, थोड़ा क्या बहुत नुकसानदायक है। चीनी भी नुकसानदायक है। चीनी को डाइजेस्ट होने में हमारे लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और गुड़ लेंगे मीठे के तौर पर तो वो अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत भी है और लाभदायक भी है। उसके अलावा आपको और भी कुछ न्यूट्रिशंस मिलते हैं उसमें, आयरन भी मिलता है और भी कई चीजें मिलती हैं। गुड़ अच्छा है, गन्ना अच्छा है, मीठे के नाम पर ये हो गया। उसके अलावा आप जो भी भोजन ले रहे हो, वो दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो भी आप भोजन खा रहे हो, आप अनाज, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, या कुछ मोटा अनाज ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, ये दूसरा सिंपल सॉरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसमें आता है। तो ये आपके शरीर के लिए लाभदायक भी है। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह से हो गया। और कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो गई तो सबसे पहले तो शरीर में आपकी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, क्योंकि भोजन है, कार्बोहाइड्रेट आप कम लोगे तो एनर्जी लेवल आपका कम हो जाएगा।
आपको डिप्रेशन, थकान ये सब होने लग जाएगी कार्बोहाइड्रेट की कमी से। आपका पूरा शरीर आपका कमजोर हो जाएगा, शरीर निढाल पड़ जाएगा। और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट अगर कम है तो थकान तो होती है, चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं, शरीर ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल इसमें जान ही नहीं रह गई, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर को एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी बड़ी अच्छा, देखिए हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें लगता है कि हमने खा लिया और सीधे सीधे वो पच गया, उसको पचने में बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसका शुरुआत हमारे मुंह से ही शुरुआत हो जाती है उसके पाचन की। सबसे पहले हमारा मुंह में एक अनाज का दाना भी डालते हैं तो हमारे मुंह से लार निकलनी शुरू हो जाती है, उसमें टाइलिन नाम का एक रस होता है, वो निकलना शुरू हो जाता है। और वहां से लार माध्यम से वहां से पाचन शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा जो आहार है उसको, कार्बोहाइड्रेट जो है उसको आप लेते हो तो उसके बाद वो आपके आते उसको मथती है, और उसके बाद जाता है आते उसको मथरी होती है, आंतों में जाएगा। इसके बाद पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है और कई तरह के रस निकलते हैं। फिर वो क्या करता है, हमारे आहार को आमाशय में जाता है और वहां से फिर पेनक्रियाज से जो जूस निकलते हैं वो क्या करता है, हमारे आहार को जो है उसको अलग अलग मथ लिया जाता है, उसका रस बना दिया जाता है। और हमारे आहार को वो जैसे जो भी हमने आहार लिया उसको कार्बोहाइड्रेट को सुक्रोज में बदलता है, सुक्रोज से फिर लैक्टोज में, और लैक्टोज से माल्टोज में, और उसके बाद वो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लास्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आपको वो आपके रक्त में मिलता है। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपको हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जितना ज्यादा खाएंगे और जितना अति करेंगे, अति जो करते हैं तो फिर वो नुकसानदायक होती है। इसके बारे में भी अभी लास्ट में बताऊंगी आपको, पहले इसको समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का ऐसे पाचन होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी कमी से आपको थकान होना, अनिद्रा होना, सिर दर्द होना। सिर दर्द क्यों होता है, कि जैसे ही हम और उसके अलावा डिप्रेशन, डिप्रेशन इसलिए होता है कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाती है तो हमारा शरीर जो है उसको तो भोजन चाहिए, उसका आहार है, उसको हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे सेल्स हैं, उनको भोजन की आवश्यकता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो हमारा शरीर जो है अपने आपूर्ति करने के लिए मसल्स को बर्न करने लग जाता है, जो हमारी मसल्स है उनको बर्न करने लग जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो गई तो उनको बर्न करता है, तो इसके कारण क्या होगा कि हम आपको सिर दर्द की कमी हो जाएगी, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, मसल्स में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, क्योंकि हमारा शरीर पे ऐसे में केटोन नाम का एक हार्मोन छोड़ने लग जाता है, जिसके कारण आपको सिर दर्द होना, अनिद्रा आना, थकान होना, चक्कर आना, ये सब हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी होती है तो ऐसे में हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन होता है, जो प्रसन्नता देने वाला हार्मोन होता है, उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है। शरीर उसका निर्माण करना बंद कर देता है, उसकी कमी होने शुरू हो जाती है। तो जिसके कारण आपको डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ये सब समस्याएं आने लग जाती है। सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है वो प्रसन्नता देने वाला हार्मोन होता है, पर उसकी कमी हो गई क्योंकि हार्मोन जो उसका उसका स्राव होना कम हो गया, वो सीक्रेंस नहीं हो पाता उस हार्मोन का, तो आपको फिर ये सब दिक्कत होती है। ये है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है कार्बोहाइड्रेट के कारण। कार्बोहाइड्रेट अगर कम है इसके कारण आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, शरीर निस्तेज हो जाता है, और ब्लड में आपके सोडियम आयन की कमी होने लग जाती है, कई समस्याएं आ जाती हैं। अगर ये कम लिया तो ये परेशानी होगी, ज्यादा ले लोगे तो आपका वेट बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, और दूसरा उसको डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर को ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाएगी आपके शरीर में। ज्यादा जरूरत से ज्यादा मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और जिसके कारण आपको फिर और कई समस्याएं आ जाएंगी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ाएगा, आपको किडनी की समस्या हो जाएगी। और कार्बोहाइड्रेट अगर थोड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में लिया है तो वो लाभदायक है, बहुत ज्यादा नहीं तो वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसको कम कर, और वो फैट बन जाता है बाद में, फिर फैट का रूप ले लेता है, मोटापा आपका बढ़ेगा।
पहले ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में जमा होगा, फिर फैट का रूप ले लेगा। तो अगर उसको कम करना है, शुरू में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम आपको बोलते हैं कि लगातार निरंतरता बना के रखिए। तो लगभग शुरू में जो आप 20 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय क्या होता है, आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट को बर्न कर रहा होता है। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है वेट कम होने की, उस समय आप फिर लगातार करते रहते हैं, तो तब आपका शरीर का फैट बर्न होता है। तो ये तो ज्यादा होने से है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो, तो आप जिस समय कभी कार्बोहाइड्रेट ले नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम में जो है आपके आपकी बॉडी में, जैसे इस समय कार्बोहाइड्रेट आपको जरूरत है, आपने नहीं लिया, 2-4 दिन उपवास कर लिया, 2-3 दिन उपवास कर लिया, या किसी कारण से आपको पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जमा है, तो उस समय आपका शरीर उसको लेना शुरू कर देता है। वहां से स्टोरेज है तो वहां से ले लेता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक लेने पर आपको बहुत नुकसान होता है। कार्बोहाइड्रेट आपको लेना चाहिए करीब एक भाग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4 कैलोरी। तो आपको प्रतिदिन एक सामान्य व्यक्ति को 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो भी आप भोजन करते हो। तो एक भाग में आपकी होती 1 ग्राम में करीब होती है 4 कैलोरी, तो आपको 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती। जो शारीरिक श्रम करते हैं उनको उससे ज्यादा ले सकते हैं, 2 से 3 हजार कैलोरी ले सकते हैं, या जितना ज्यादा श्रम करते हैं, बच्चे भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेकिन सामान्यतया जो हम लोग हैं, एक आध टाइम योग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने सामान्य घर के काम कर रहे हैं, तो 2000 से ज्यादा कैलोरी की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, इतना ही लेना चाहिए। बहुत ज्यादा लेंगे तो हमारे शरीर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ाएगा, हमारे शरीर को उसे पाचन करने में मुश्किल होगी, और फिर आपको कई तरह के रोग हो जाते हैं। दूसरा है आपका फैट, वसा या फैट। हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं। उनको चिकनाई देने के लिए, उनको लिक्विडाइज करने के लिए फैट की आवश्यकता होती है। फैट भी 2 तरह का होता है, एक सैचुरेटेड फैट होता है, एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट जो है वो खराब कोलेस्ट्रॉल का एक बड़ा कारण है। सैचुरेटेड फैट जिसको कहते हैं, ये आपको प्राप्त होगा मांस में, आ, किसी भी तरह के, जैसे आप लेते हैं तला भुना खाते हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, तला हुआ भोजन ले रहे हैं, मांस ले रहे हैं, आइसक्रीम ले रहे हैं, इन सब से आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है, आपको नुकसानदायक है। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड, ये रक्त में आपके ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये लाभदायक है, आपके शरीर के लिए लाभदायक है। दूसरा, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन इसको भी सीमित मात्रा में लेना होता है। इसमें आता है आपके सभी तरह के ड्राई नट्स आते हैं, सभी तरह के ड्राई नट्स आ गए। और ड्राई नट्स भी अगर आप खाते हो ना, तो उसको भिगा के लीजिए, तब वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक है। ये आपको वैसे सलाह दे रही हूँ, कम से कम 8 घंटा उसको भीगे रहना चाहिए, तो उसके बाद आप उसे लीजिए। ये अच्छे फैट का एक स्रोत है, अच्छा फैट आपको मिलेगा, लेकिन सीमित मात्रा में। और इसके अलावा मछली में ओमेगा 3 पाया जाता है। जो लोग मछली खाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो मछली नहीं खाते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनके लिए फ्लैक्सीड, अलसी के बीज, वो लीजिए, करीब 1 से 1.5 चम्मच उसको ले लीजिए, तो आपको एक अच्छा फैट मिलेगा उसमें। और दूसरा, सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, गाय का घी, गाय का घी जो है बहुत उत्तम है, उसको आप ले सकते हैं फैट के लिए। लेकिन हमारे शरीर को फैट की आवश्यकता होती है करीब अ, प्रतिदिन 40 ग्राम, 30 से 40 ग्राम ज्यादा से ज्यादा फैट की आवश्यकता होती है। और इतना भी करीब 20 ग्राम के करीब तो आपको भोजन से मिल जाता है। भोजन में जैसे गेहूं के छिलके हैं, छिलके वाला गेहूं है, उसमें भी थोड़ी फैट होता है। दाल और छिलके वाली दालों में भी थोड़ा फैट होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें भी फैट पाया जाता है। और आप जो भोजन कर रहे हो, उसमें आप सब्जी बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो उसमें भी फैट होता है। मूंगफली खा रहे हो, उसमें फैट है। ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, सॉरी ड्राई नट्स खा रहे हो, तो उसमें भी फैट है। इनसे मिल जाता है आपको 20%। और कम से कम 20 ग्राम ही आपको बाहर से लेने की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए फैट। और जो राइस ब्रान ऑयल होता है, सरसों का तेल है, या सोयाबीन का तेल है, और सूरजमुखी का तेल है, ये सब फैट के अच्छे स्रोत है, इनको आप ले सकते हो।
सीमित मात्रा में, ज्यादा मात्रा में कुछ भी नहीं लेना है। नारियल का तेल अच्छा है। नारियल का तेल उसमें होता है लॉरिक एसिड, नारियल के तेल में, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और आपके शरीर से फैट को भी कम करता है, फालतू फैट को बाहर करता है। ये क्या, नारियल का जो वर्जिन ऑयल है, वर्जिन ऑयल जो कच्चे नारियल से निकाला जाता है और जैसे अ, पूरा शुद्ध रूप में वैसे निकाल करके प्रोसेस किया जाता है, वो नारियल का वर्जिन ऑयल कहलाता है। एक तो नारियल का सिंपल ऑयल आ गया, सिंपल तेल आ गया, एक नारियल का वर्जिन ऑयल आता है। उसे आप लेते हो सुबह खाली पेट, 1 से 1.5 चम्मच सुबह खाली पेट उसे लेते हो, तो आपका वेट भी कम होता है, आपके शरीर का फालतू फैट कम होता है, आपके जोड़ में अगर दर्द है तो उसमें लाभ होगा और आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और क्योंकि इसमें फैटी एसिड कम होता है, तो ये ब्लड को, उसको, आपके वेट को भी कम करता है। नारियल का वर्जिन ऑयल, इसको आप ले सकते हैं। ये है आपका फैट कितना लेना चाहिए। जो शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा करते हैं वो थोड़ा बहुत ज्यादा ले सकते हैं, और लेकिन जो कम शारीरिक श्रम करते हैं, बेश्रम, बेश्रम मीन्स कम श्रम करने वाले लोग, जैसे हम लोग हैं, बहुत श्रम नहीं करते, सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं एक आध टाइम और अपने घर के काम करते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा 40 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। वो 40 ग्राम भी 20 ग्राम के करीब आपके भोजन से मिल जाता है और 20 ग्राम थोड़ा सा कभी बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। हम सब्जियां सामान्य तरीके से जो सब्जियां बनाते हैं, दाल में तड़का लगाते हैं, उसी में आपको पूरा आपूर्ति हो जाती है। इससे ज्यादा आपको फैट की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। चलिए, ये तो हो गया फैट का। अगर ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं फैट को तो आपका मोटापा बढ़ता है, हमारे शरीर को उसे डाइजेस्ट करने में परेशानी होती है, लीवर गड़बड़ाता है। लीवर अगर गड़बड़ाएगा, सुबह मैंने आपको लीवर के बारे में बताया था कि हमारा लीवर कई तरह के फंक्शन करता है पूरे शरीर में, पूरा दिन इतने कठिन काम करता है कि कोई सामान्य, मैंने बोला था कि इतने सारे हार्मोन्स छोड़ता है कि उसको बनाने के लिए इतनी बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और उसके लिए भी कई किलोमीटर लंबी फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। इतने हार्मोन्स छोड़ता है, इतने रस छोड़ता है पूरे दिन में। अगर लीवर गड़बड़ा गया तो सारे सिस्टम गड़बड़ा जाएंगे। तो लीवर आपका गड़बड़ाने लग जाता है, आपकी किडनी में प्रेशर पड़ता है, आपको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इसके बाद फिर, और आपको हार्ट की समस्या होनी शुरू हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में लेते हैं, अगर सीमित मात्रा में लेते हैं तो इसके लाभ भी है। सबसे पहले लाभ है, हमारे शरीर को एक सुंदर आकार देता है। अगर फैट बिल्कुल है नहीं है शरीर में तो आपके गाल बिल्कुल पिचके हुए से होंगे, आंखें गड्ढे में धसी रहेंगी। अभी सबके सुंदर सुंदर जो गाल दिख रहे हैं, पूरा ये सब फैट ही तो है। आपके दिख रहे हैं, सारा फैट है यहाँ पर, ये सब है। गले के पास भी पता लगा, पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा नजर आता, सुंदरता कम होती है। और दूसरा, हमारे शरीर को एक कुशन की तरह हमारे शरीर को मदद करता है, क्योंकि पूरे शरीर के, पूरे हड्डियों के बाहर और पूरी नसों के बाहर एक लेयर सी बन जाती है, कुशन सा बन जाता है फैट से, जिसके कारण हमारे शरीर को बाहरी आघातों से फैट बचाता है। पूरे शरीर को अच्छा आकार मिल जाता है और पूरे शरीर की एक तरह से रक्षा होती है ज्यादा सही मात्रा में फैट लेने से। और ये अगर फैट को सही मात्रा में लेते हैं तो हमारा विटामिन ए और डी और के, इन सबको भी एब्जॉर्ब करता है पूरे शरीर में, उसको एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर को तक पहुंचाने का काम भी फैट करता है, वसा करता है। ये आपको वसा के बारे में बताया। इसको ज्यादा लेने से कई तरह के नुकसान हैं, और सीमित मात्रा में आप लीजिए तो आपको शरीर को लाभ ही देगा। इसके बाद आता है विटामिन। विटामिन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होता है कुछ होते हैं बट वसा में घुलनशील। इसको नोट कर लीजिए। वसा में घुलनशील है ए, डी, ई और के, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और इसके बाद आता है जल में घुलनशील, उसमें आता है आपका विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पूरे विटामिन बी का पूरा समूह होता है, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स समूह हो गया। तो इसमें आता है विटामिन सी और बी। एक वसा में घुलनशील है, एक जल में घुलनशील है।
तो नोट कर लीजिए। ओम जी, मसा वाला बता दीजिए विटामिन। अच्छा, वसा में विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ए बी ए, डी, ई और के। बी और सी आपके जल में घुलनशील है। चलो ठीक है। विटामिन ए है, वो आपको मिलता है दूध, मक्खन, थोड़ा मात्रा में घी में भी होता है, घी में होता है, मलाई में होता है, दूध, मक्खन, घी, मलाई। और इसके अलावा जो नॉन वेज लेते हैं, अंडे में, मांस में, इसमें भी विटामिन ए मिलता है। और सभी तरह की दालों में, छिलके वाली दालों में ज्यादा मात्रा में होता है। अपना माइक बंद कर दीजिए जिसका माइक खुला है। सभी तरह की दालों में इसको मिलता है। और अनाज से भी आपको प्राप्त होता है विटामिन ए। कोई भी अनाज आप लेते हैं, अगर प्रोसेस्ड अनाज नहीं है, जैसे मैदा होता है, मैदे में कुछ भी नहीं मिलता आपको, और उसमें बिल्कुल फाइबर भी नहीं होता है। और अनाज के छिलकों में ज्यादा मात्रा में ये सब पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उसका छिलका निकल जाता है, मैदा अंदर का हिस्सा होता है केवल, और पूरा प्रोसेस्ड होता है, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा वो आपको जितना होगा नुकसान ही नुकसान करेगा। तो आप लेकिन मोटा अनाज ले रहे हैं कोई भी, उसमें भी विटामिन ए की आपको आपूर्ति हो जाती है। जो हम सामान्य भोजन करते हैं, चावल में भी कुछ मात्रा में विटामिन ए होता है। इसके अलावा हरी सब्जियों में विटामिन ए आपको मिलता है। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। गाजर है, गोभी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, कुछ कुछ मात्रा में सब में विटामिन ए पाया जाता है। आपके फ्रूट्स में विटामिन ए पाया जाता है। सेव में भी विटामिन ए की आवश्यकता मात्रा होती है। हरी सब्जियां हैं, पपीता है, मूली है, इन सब से आपको विटामिन ए की आपूर्ति हो जाती है। इसकी कमी अगर होती है, तो विटामिन ए की कमी से हम सबसे पहले हमारी आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है, नेत्र ज्योति कम होनी शुरू हो जाती है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। और इसकी कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। रतौंधी रोग वो होता है कि जैसे जैसे शाम होनी शुरू होती है, तो आपको जो है दिखाई देना बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये रतौंधी नाम का रोग है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग होना शुरू हो जाता है। ये मैंने बताया विटामिन ए। अगला आता है विटामिन बी। विटामिन बी में एक पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसका पूरा समूह है। जैसे विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, सिक्स, बी नाइन और बी 12, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी का। और इसको सामान्य तरीके से समझ लीजिए, इतना ज्यादा विस्तार से आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। विटामिन बी वन है, तो सबसे पहले तो विटामिन बी समझ लीजिए, पूरा कॉम्प्लेक्स है। वो हमको मिलता है अंकुरित अनाज में, और छिलके वाली दालों में, अंकुरित अनाज में, और जो दूध में भी, दूध से भी प्राप्त होगा। और नॉन वेज कोई लेते हैं तो उसमें भी आपको विटामिन बी मिलेगा, पूरा कॉम्प्लेक्स मिलता है विटामिन बी। कॉम्प्लेक्स मीन्स विटामिन बी का पूरा समूह हो गया, जो मैंने आपको विटामिन बी के कई पार्ट बताए, उसका पूरा समूह हो गया। तो आपको ये इसमें मिल जाएगा। मक्के में, मक्के के आटे में मिलता है विटामिन बी 12 होता है, जो मक्के के आटे में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो मोटे अनाज हैं, उनके छिलकों वाले जो मोटे अनाज होते हैं, उसमें भी विटामिन बी पाया जाता है अच्छे से, पूरा समूह उसका आपको मिल जाता है। सबसे ज्यादा आपको मिलता है अंकुरित अनाज में। और दालें हैं, उसमें मिलेगा आपको दूध, अंडा, केला, और कुछ फ्रूट्स में भी आपको विटामिन बी मिल जाता है, कई तरह के फल से, सेब हो गया। और चावल जो बिना छिलका निकला हुआ कण युक्त चावल होता है, उसमें विटामिन बी बहुत अच्छे से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसको मैंने आपको बताया, विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स और बी नाइन और बी 12। इसमें से विटामिन बी वन है, उसकी अगर कमी हो जाती है, तो हमारे मस्तिष्क संबंधी कई तरह के रोग होने शुरू हो जाते हैं। हमारा मस्तिष्क के कार्य को बैलेंस करता है विटामिन बी वन, और इसकी कमी हो जाएगी तो हमें बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि पूरा विटामिन बी जो है
पूरा इसका समूह है, हमको ये इन सामान्य अनाज से मिल जाता है, अंकुरित अनाज से मिल जाएगा, सामान्यतः इन सब से मिल जाता है जो हम भोजन करते हैं। लेकिन विटामिन बी अब अलग-अलग किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है वो अलग तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी नाम का रोग हो जाता है, जो कि इसमें क्या होता है कि हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरेस को का उपयोग नहीं कर पाता। फास्फोरस हमारे शरीर में जो भी हम भोजन लेंगे उससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो उसका उपयोग नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारे शरीर में विषैले एसिड बनने शुरू हो जाते हैं। और विषैले एसिड बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम जो है प्रभावित हो जाता है। नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, पूरा ब्रेन, मस्तिष्क संबंधी रोग होने शुरू हो जाते हैं, पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन होने लग जाता है, और कभी-कभी शरीर को इतना दर्द होता है कि छूते ही दर्द होने लग जाता है। पूरा शरीर और शरीर में झंझनाहट शुरू हो जाती है। कई भाग शरीर के धीरे-धीरे सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। उनमें सेंसेशन की कमी होने लग जाती है। भूख न लगना, उल्टी होना, चक्कर आना, ये सब फिर विटामिन बी1 की कमी से, जिसको बेरी-बेरी नाम का रोग कहते हैं, उसकी कमी से होना शुरू हो जाता है। और कभी-कभी रोगी की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए सही मात्रा में विटामिन बी को लेना आवश्यक है। और विटामिन बी की कमी से ही आपको स्किन में रेडनेस आ जाती है, पूरे शरीर में लाल-लाल चकत्ते होने शुरू हो जाते हैं अगर विटामिन बी की ज़्यादा कमी हुई। रक्त परिसंचरण तंत्र आपका ठीक से काम नहीं करता, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में ठीक से नहीं हो पाता, अगर विटामिन बी आपका कम है। इसके अलावा लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, जिनको आरबीसी बोलते हैं, वो आपके शरीर को, उनके सिस्टम को बैलेंस करता है विटामिन बी। अगर वो विटामिन बी कम हो जाए, तो वो कम होनी शुरू हो जाती है हमारे ब्लड में, और फिर आपको वीकनेस आना और रक्त में विटामिन बी की उसकी लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाना, ये सब होना शुरू हो जाएगा। और विटामिन बी12 है, कभी-कभी किसी को होता है ना पूरे हाथ-पैर में झंझनाहट, अक्सर लोगों को ये समस्या होती है। थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, कहीं पर आप उंगलियों को ऐसे देर तक दबाए रखेंगे, तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो तब भी झंझनाहट होती है। या आप लगातार पालती मोड़ के बहुत देर तक बैठे हैं, पैरों को मोड़ के बैठे हैं, या कोई शरीर का हिस्सा लगातार दब गया, तो वहाँ पर आपको झंझनाहट शुरू होती है। तो वो कोई खास बड़ी बात नहीं है, पैर सो जाता है या ऐसा होता है, वो कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी-कभी होता है, शरीर के कुछ हिस्से सुन्न होने लग जाते हैं, किसी की हाथों से शुरू होता है, उँगलियों से शुरू होता है, या किसी का शरीर का कोई भाग सुन्न होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर सेंसेशन की कमी होती है, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। इसके लिए आपको विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत आवश्यक है। ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बहुत परेशान मत होना पढ़-पढ़ के, समझ के। आप जो हमारा भारतीय भोजन लेते हैं, उसको लीजिए, उसमें सब कुछ मिलता है, पूरा संतुलित है, उसमें आपका दाल, चावल, सब्जी, रोटी होती है, अच्छे से उसको ही लेते हैं, तो उतने से ही आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। दूसरा, आप योग प्राणायाम करते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं, हमारे शरीर उसको बैलेंस कर लेता है। प्राणायाम करते हैं, कोई छोटी-मोटी कमी है तो उसको बैलेंस कर लेता है। कई बार क्या होता है, हम लेते सब कुछ है, आराम से सारे पौष्टिक तत्व ले रहे हैं, सारी न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, तो लेकिन हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे के लिए, उन सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको प्राणायाम की, एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। उससे आप अपने शरीर के सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। तो अगला है विटामिन सी। सबको पता है खट्टे फलों में विटामिन सी खट्टे फलों से प्राप्त होता है, और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खट्टे फलों में आपके, इसके अलावा आपका सेव में, पपीते में, और नींबू, संतरा, ये तो है ही। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, और सबसे ज्यादा फायदेमंद, जिसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है हमेशा। तो आंवले आंवले को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, आंवले की चटनी बना के ले सकते हैं, या आंवले को प्रोसेस करके रख सकते हैं। उसको, आंवले को उबाल के, उसको हल्का सा गुड़ डाल के, उसमें हल्का सा नहीं, अच्छे से अगर लंबे समय तक रखना है, बिना किसी प्रिजर्व करने के लिए उसमें गुड़ डालिए, और उसके अलावा उसमें अपना भून करके उसमें जीरा मसाला जो भी आप डालना चाहते हैं, और गुड़ डाल के उसको पका लीजिए, आपके आंवले की मीठी चटनी तैयार हो गई। उसको फ्रिज में रख दीजिए, 5-6 महीने उसको कुछ नहीं होना है। तो इस रूप में भी आंवला खा सकते हैं।
और आंवला अगर कच्चा मिलता है उसको आप अपनी सब्जी में, दाल में मिला के खा सकते हैं। किसी भी रूप में आंवला खाइए, आपको विटामिन सी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा स्रोत है। नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। नींबू, संतरा, माल्टा, खट्टे फल जो भी हैं, इसके अलावा सेब, केला, पपीता, इन सब में भी कुछ मात्रा में विटामिन सी आपको प्राप्त हो जाता है। विटामिन सी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है, पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने में काम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है हमारे शरीर की। और इसके अलावा शरीर में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है विटामिन सी के कारण। अगर विटामिन सी हम कम लेते हैं तो आपको स्कर्वी नाम का रोग होना शुरू हो जाता है। स्कर्वी नाम का रोग क्या होता है? उसमें आपके मसूड़े सूजने शुरू हो जाते हैं, मसूड़े सूजते हैं और उसके अलावा फिर आपके मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है, फूलने लग जाते हैं। ये विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी अगर सही मात्रा में आपने नहीं लिया तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो नियंत्रित नहीं रह पाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर इसको सही मात्रा में ले रहे हैं तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी। अगला आता है विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से प्राप्त होता है। और चलिए थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कुछ लोग नोट कर रहे हैं। जब हमारा स्किन, अब सूर्य की किरणों से डायरेक्ट नहीं मिलता विटामिन डी, ये एक भ्रम है कि सूर्य की किरणों में बैठे और डायरेक्ट हमको सूर्य की किरणों से प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं है। हमारी स्किन जो है, खुली त्वचा सूर्य की किरणों के संपर्क में आती है, तो तब उस समय फिर हमारा शरीर एक हार्मोन छोड़ता है। वो हार्मोन है इर्गोस्ट्रोल हार्मोन। उस समय हमारा शरीर इर्गोस्ट्रोल हार्मोन छोड़ता है और उसके उसके कारण फिर हमारा शरीर जो हार्मोन छोड़ रहा है उसकी उपस्थिति में फिर हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, लेकिन सूर्य की किरणें हमारे शरीर को, स्किन को पड़ती है। उसके बाद हमारे शरीर में जो हार्मोन कई तरह के छूटते रहते हैं, उसमें से इर्गोस्ट्रोल हार्मोन है, उसको हमारा शरीर छोड़ता है, जिसके कारण फिर हमारे शरीर में विटामिन डी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसके लिए सूर्य की किरणों के संपर्क में हमारी स्किन का आना बहुत जरूरी है। आजकल क्या है कि एसी वाले रूम में बैठ करके पूरे दिन बैठे रहते हैं, बच्चे भी जॉब कर रहे होते हैं, सुबह निकलते हैं जॉब के लिए घर से, तब सूर्य की किरणें बहुत कम होती है। एसी वाली गाड़ी में बैठते हैं, बंद गाड़ियां होती हैं, कहीं से सूर्य की किरणें इतनी आती नहीं है। और उसके बाद फिर ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस के बाद सीधे घर आते हैं, तब रात हो गई होती है। तो अक्सर बच्चों को और बड़ों को भी विटामिन डी की कमी रहती है। इसकी कमी से क्या होता है, पूरे शरीर में आपकी हड्डियां दुखने लग जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में अकड़न हो जाती है और कभी कभी इतना दर्द होता है कि छूते ही दर्द होता है। कई तरह के जोड़ों के दर्द और हड्डियों की कमी, हड्डियों कमजोर होनी शुरू हो जाती है। इसको और सूखा रोग, रिकेट्स, रिकेट्स नाम का सूखा रोग, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। जोड़ों में दर्द, दांत दर्द और अंग अंग में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने शुरू हो जाती है विटामिन डी की कमी से। इस सब की आपूर्ति करने के लिए कम से कम 40 मिनट धूप में आपकी स्किन को धूप मिलना बहुत जरूरी है। कम से कम 40 मिनट आप धूप में बैठते हैं, तब आपको फिर विटामिन डी आपका शरीर बनाना शुरू करता है। इसका ध्यान रखेंगे तो कोशिश किया करिए। सुबह सुबह की धूप होती है वो ज्यादा तेज नहीं होती है। पहाड़ों में तो धूप अच्छे से मिल जाती है, क्योंकि इतना ठंडा होता है कमरे के अंदर जाड़ों में कि निकलना ही निकलना है। आप धूप में नहीं निकलोगे तो आफत आ जाएगी, क्योंकि मैं कई साल पहाड़ों में रही हूँ। अगर दिन में धूप में न बैठे तो पूरे दिन शरीर बिल्कुल अकड़ जाता था ठंड से। तो वहां धूप आराम से मिल जाती थी स्किन को, और खुली स्किन में भी मिल जाती थी, स्वेटर भी खोल लेते थे, सब खोल के धूप में बैठे रहते थे। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि एक तो गर्मी के दिनों में धूप में बैठ नहीं सकते, तो ऐसे टाइम में सुबह सुबह की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसमें आप धूप में बैठ सकते हैं, थोड़ी देर अपने सारे काम धूप में बैठ के कर सकते हैं या ऐसे। और जब धूप में बैठते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके शरीर का अधिकांश हिस्सा खुला रहे, जितना आप खोल सकते हैं, हाथों को ऊपर करके, आस्तीन को, पैरों को करके, जितनी स्किन में धूप मिलेगी उतना आपको अच्छे से विटामिन डी मिल जाएगा। यह है विटामिन डी। अगला आता है विटामिन ई। ये आपको अंकुरित अनाज से मिल जाता है और हरी सब्जियों से,
इसके अलावा कुछ मात्रा में दूध की मलाई में मिल जाता है, थोड़ा सा गाय के घी में भी आपको विटामिन ई मिलता है। और इसकी कमी से आपको एक तो आपकी स्किन की चमक कम हो जाती है। अगर विटामिन ई नहीं है शरीर में, कम है, तो आपका शरीर, आपका चेहरा जो है, चेहरा है, हाथ पैर है, बिल्कुल सूखा रूखा रूखा सा हो जाएगा। स्किन में चमक कम हो जाती है। और दूसरा, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है विटामिन ई के कारण। ये मैंने बता दिया, दूध, दूध से बने पदार्थ, थोड़ा सा मलाई में और गाय के घी में भी कुछ मात्रा में विटामिन ई मिलता है। अंकुरित अनाज में सबसे अच्छे से मिल जाता है, कुछ सब्जियों में, और जो आपका राइस ब्रान ऑयल है या सोयाबीन का ऑयल है, इस सब से भी आपको थोड़ी बहुत आपूर्ति हो जाती है और उसी से आपके शरीर की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा जो छिलके वाले अनाज हैं उसमें भी विटामिन ई आपको मिल जाता है। अगला आता है विटामिन के। विटामिन के आपको मिलता है ब्रोकली में, बंद गोभी में, पालक में, हरी सब्जियों में, और सलजम, गाजर, इस तरह की सब्जियों में आपको विटामिन के मिल जाता है। कुछ फलों में जैसे सेब है, उसमें भी कुछ मात्रा में विटामिन के होता है। दूध में भी, दूध से भी आपको विटामिन के की आपूर्ति हो जाती है। और इसकी कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। अगर रक्त का थक्का बनना बंद हो गया या कम हो गया, तो समझिए क्या होगा। जैसे आपकी, कई बार होता है हम कुछ भी काम करते हैं, सब्जी काटने में ही कई बार उंगली कटनी शुरू हो जाती है, उंगली कट जाती है, तो वहीं पर तुरंत थोड़ा सा दबाते हैं, या वैसे ही थोड़ा बहुत हल्का सा दबाने से आपका रक्त रुक जाता है, फ्लो, ब्लड फ्लो हो रहा है वो रुक जाता है। और अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का दबना बंद हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका रक्त जो है बहते ही चला जाएगा। जरा सा कहीं चोट लगी, कहीं आघात हुआ, तो बहता ही चला जाएगा। और वैसे सामान्यतया हमारा शरीर जो है, जहां पर कहीं चोट लगती है, तुरंत वहां पर एक लेयर बन जाती है, हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर की वहां पहुंच जाती है तुरंत, और रक्त को थक्का बनाना शुरू कर देती है। लेकिन विटामिन के की कमी हो गई तो आपके शरीर में ये कमी हो जाएगी कि पूरा रक्त बह रहा है तो बहते ही चला जाएगा, और कई बार इससे फिर रोगी की मौत तक होने लग जाती है, क्योंकि रक्त रुकता ही नहीं है, ब्लड पूरा फ्लो होता रहता है, पूरे शरीर का सारा रक्त निकल जाता है। और हड्डियों की मजबूती के लिए भी विटामिन के की आवश्यकता होती है। ये मैंने आपको बताया विटामिन के बारे में, एक थोड़ा सा जानकारी दी। अगला आता है फिर खनिज लवण। हमारे शरीर का लगभग 20वां भाग जो है वो खनिज पदार्थ से बना हुआ है, खनिज पदार्थों से बना रहता है, इतना हिस्सा लगभग। उसमें खनिज पदार्थ में आता है आपका आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम आयन है। तो ये सब आपके खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इनकी भी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमारे शरीर में ये है, रक्त को, पसीने से, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। और शरीर में एसिड और क्षार, इसके इसके बेस को बैलेंस बनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। हरी सब्जियों से, फल से, दूध से, मक्खन से, घी से ये मिल जाता है आपको। हरी सब्जियों में खनिज लवण बहुत अच्छे से आपको मिल जाते हैं। और अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपके दांत, हड्डियां कमजोर होने लग जाएगी। आयरन की कमी हो जाएगी तो ब्लड, रक्त से संबंधित आपको दिक्कत हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी। और इसके अलावा फिर फास्फोरस की कमी होने से भी आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, पूरे शरीर, आपका शरीर की जो मसल्स होती है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है, कई तरह के रोग हो जाते हैं खनिज पदार्थों की कमी से भी। और इसके अलावा पूरे शरीर में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, हार्मोन्स छूटना, हार्मोन्स का सीक्रेंस होना, उसके बाद अलग अलग पार्ट तक जाना, या ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना, इन सबको नियंत्रित करने के लिए, इसको इसका इन सब की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम भी खनिज लवण करते हैं। ये है खनिज। और ये खनिज पदार्थ आपको प्राप्त होते हैं, कुछ तो आपको अंकुरित अनाज से तो आपको सभी कुछ मिल जाता है,
अंकुरित अनाज पूरे हफ्ते में कम से कम 2 दिन अपने भोजन में शामिल कीजिए। सुबह के नाश्ते में ले लीजिए या किसी भी तरीके से। किसी को कच्चा पूरा आप नहीं ले सकते, तो थोड़ा-सा उसको गर्म पानी में डाल करके, खौलते पानी में डाल के निकाल लीजिए। एक हल्का-सा स्टीम दे दीजिए। ऐसे भी ले सकते हैं, किसी को एसिडिटी की समस्या है, गैस ज़्यादा बनती है, तो ऐसे ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा पका करके जो भोजन है उसके एंजाइम्स कम हो जाते हैं। उसके जो एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे भोजन को पचाते हैं, कई तरह के एंजाइम्स की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, उसमें जो होते हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पका करके। तो हल्का-सा स्टीम दे करके आप अंकुरित अनाज ले सकते हैं, आपके शरीर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा। यह अंकुरित अनाज से आपको मिल जाएगा। तो ये इतनी लगभग आपके शरीर की सारी आवश्यकताएं हैं अंकुरित अनाज से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा आपका जो भोजन है, अगर आप उसको संतुलित तरीके से ले रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा। बाहर से बहुत ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। फल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, सब्जियां खा लीजिए, कच्चा फल लीजिए, कुछ भी सलाद लीजिए, उसी से आपकी आपूर्ति हो जाएगी। इसके बाद अगला आता है जल। सबको पता है जल के बिना जीवन नहीं है, और शरीर के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए शरीर में जल की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर आप प्रतिदिन जल को अवश्य लीजिए। गर्मी के दिनों में ज्यादा मात्रा में जल लेना होता है, क्योंकि पसीने के रूप में आपके शरीर से जल का अधिकांश भाग बाहर निकल जाता है। और अगर जल शरीर में कम होगा तो आपके शरीर में पसीना कम होगा, पसीने के रूप में आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं। दूसरा, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरे शरीर में, वो ठीक से नहीं हो पाएगा जल कम होने से, पानी कम लेंगे तो। और तीसरा, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, कब्ज की समस्या हो जाएगी। आपके शरीर में जो भोजन का पाचन होकर के जो वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है, वो ठीक से नहीं निकल पाएगा, कब्ज की समस्या हो जाएगी। तो इसलिए कई चीजों को ठीक रखने के लिए, अपने शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर जल का लेना आवश्यक है। ये हो गया आपका जल। और इसके बाद आता है फाइबर, जो विशेष आवश्यक है। फाइबर फाइबर वो होता है जैसे रेशे युक्त कोई भी भोजन। इसकी खासियत ये होती है कि हमारे शरीर में टिकता नहीं है। जैसे स्क्रबर होता है ना, कोई चीज को साफ करने के लिए दानेदार कोई चीजें होती है, कहीं कोई गंदगी जमा हो गई, उसको साफ करने के लिए थोड़ा उससे रगड़ते हैं, या रेगमाल से कहीं लोहे को रगड़ा जाता है, उसकी जंग निकालते हैं। तो ये इस तरह से स्क्रबर का काम करता है आपके शरीर में। आप हमारी आंतों की शुद्धि करता है। इसकी खासियत यह है कि आपके अगर आप इसको लोगे तो ये आपके शरीर में टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, ये निकलेगा ही निकलेगा और अपने साथ सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये फाइबर आपको मिलेगा मोटे अनाज में, छिलके युक्त मोटे अनाज में, फलों में, क्योंकि रेशेदार जो फल होते हैं, सब्जियां होती है, इन सब से आपको मिलता है। और इसको लेना बहुत आवश्यक है हमारी आंतों को साफ करने के लिए, फाइबर का। और मोटा अनाज जो भी है, गेहूं भी आप लेते हैं, गेहूं का आटा भी लेते हैं, तो चोकर युक्त लीजिए, उसमें आपको फाइबर की आपूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने बताया आहार के मुख्य तत्व। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो भारतीय भोजन है, बार बार कह रही हूँ, उसमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसको बैलेंस रूप में लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा आपको आहार के बारे में बताती हूँ कि क्या हमको कितनी मात्रा में लेना चाहिए और क्या हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जो हम सामान्य तरह से भोजन करते हैं। आप अगर फास्ट फूड लेते हैं या ये सब लेते हैं तो वो तो नुकसानदायक होगा, क्योंकि उसमें रेशे भी नहीं है और कोई पौष्टिक तत्व भी नहीं है। तला भुना बहुत ज्यादा लेंगे तो वो भी नुकसान करेगा। लेकिन सामान्य दाल चावल सब्जी रोटी, एक पूरे दिन में मोटा अनाज ले लीजिए, और फल सब्जियां जो भी मौसमी फल जो भी है वो लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप महंगे फल खाएं, तो मौसमी फल लीजिए, सब्जियां लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए। आपके शरीर की संपूर्ण चीज आवश्यकताएं इससे पूर्ति हो जाएगी। और दिन में हो सकता है तो एक टाइम दिन के समय आप दही लीजिए, दही और मट्ठा लीजिए। रात के समय दूध लीजिए, दूध में हल्दी थोड़ी सी डाल के ले लीजिए। दूध जो है लैक्टिक बेस में होता है, रात को डाइजेस्ट होता है अच्छे से। और दही और मट्ठा रात के समय अवॉइड कीजिए। ये थोड़ा सा भोजन के बारे में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से भोजन से हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो ब्लड का संतुलन होना चाहिए, हमारा रक्त जो है वो 80% जो है एल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक होना चाहिए।
और इसी तरह से हमने अपने भोजन को करना चाहिए 80%। एल्कलाइन मीन्स क्षारीय भोजन है, उसको 80% लेना चाहिए, और 20% जो है एसिडिक भोजन लेना चाहिए। एसिडिक भोजन जो है 20% ले सकते हैं। और कई बार अपने रोगों को ठीक करने के लिए पूरा का पूरा क्षारीय भोजन लेते हैं, तो उससे भी हमारे रोग ठीक होते हैं। कई तरह के रोगों को हम केवल भोजन से ठीक कर सकते हैं। अब क्षारीय क्या है और एसिडिक क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्षारीय भोजन वो है, जैसे आप फल ले रहे हैं, कोई भी कच्चे फल ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, तो ये क्षारीय भोजन है। और कोशिश करिए कि अपने भोजन में कच्चा रखिए। कच्चा भोजन ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश कीजिए। कच्चे भोजन में आपके सभी तरह के सलाद आ गए, फल आ गए, और अंकुरित अनाज आ गया, तो इसको लेने की कोशिश कीजिए। 50% अगर भोजन आप कच्चा रखेंगे, उसको जीवित भोजन कह सकते हैं। हम क्या करते हैं, सब्जियों को कूट के, पीस के, एक तरह से मृत भोजन बोला जाता है उसके नेचुरोपैथी की भाषा में, प्राकृतिक चिकित्सा की भाषा में उसको मृत भोजन बोला जाता है। और जिंदे और मरे में कितना अंतर होता है, ये आप कुछ समझ लीजिए। कुछ ऐसे कुछ फल होते हैं, कच्चे फल होते हैं, या जो फल हैं या सब्जियां हैं, उनमें जो एंजाइम्स होते हैं, हमारे जो कुछ कुछ को तो हमारा शरीर निर्माण कर लेता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं, अगर हमने बहुत पका दिया तो वो नष्ट होते हैं, उनको हमारा शरीर बना भी नहीं पाता है। फिर वो भोजन का पाचन अच्छे से हो नहीं पाता है। इसलिए आप सब्जियां भी पकाते हैं तो बहुत ज्यादा तल के और बहुत ज्यादा पका के उसको एसिडिक बना के मत कीजिए। खूब मसाला, तेल मसाला डाल के ऐसा मत खाइए, सादा खाइए, संतुलित खाइए। तो वो सब्जियां आपको एक तरह से आपके भोजन को दवाई का, आपके भोजन के रूप में दवा का काम करेंगी, आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए। ये है आपको भोजन कैसा लेना चाहिए। कभी ऐसा होता है बहुत हैवी भोजन लेते हैं हम, तो उसके बाद आपको उसके लिए पूरे शरीर को तो बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है, आपका लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके अलावा आपके ब्रेन भी सुस्त होने लग जाता है। उस समय हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। बहुत भारी भोजन करते हैं, आपको जमाई आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है। आप कहते हैं भैया आज बहुत खा लिया, अब तो आलस आ रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होनी शुरू हो जाती है। शरीर में जो ब्रेन की आपूर्ति, हमारे ब्रेन में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, वो सारी ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारे पाचन तंत्र ले लेता है, क्योंकि भोजन को पचाने में उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितना हैवी भोजन लेंगे, जितना ज्यादा अतिरिक्त मात्रा में खाएंगे, उतना हमारे शरीर को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और शरीर के निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि शरीर का पूरा टाइम आपके भोजन को पचाने में लग जाता है। जितना आप उपवास करेंगे, जितना पेट को खाली रखेंगे, उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। अब कम खाइए लेकिन वो डाइजेस्ट हो जाए। ऐसे अब इतना भी कम मत खाना कि पूरे भूखे रहो तो लेकिन ये आपका है। अब मैं बोल रही हूँ कि 80% हमारा भोजन क्षारीय होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। उसमें क्या है कि क्षारीय भोजन में आता है आपका सभी तरह के फल, सब्जियां, फल, कच्चे फल भी, और हल्के से पकाई हुई सब्जियां भी, और कच्ची सब्जियां भी, जैसे आपका क्या कहते हैं, गाजर है, गोभी, हल्की ब्रोकली भी आप ले सकते हैं सलाद में। गाजर लीजिए, टमाटर लीजिए, और मूली लीजिए, और कभी कभी हरी मटर है, उसको भी हल्का सा स्टीम लगा के ले सकते हैं। अंकुरित अनाज है, ये आपका एल्कलाइन भोजन होता है। हम क्या करते हैं, 80% तो एसिडिक भोजन खाते हैं, खूब पका के, तल भुन के, खूब सारे पराठे बना रहे हैं, कभी आलू के पराठे खा रहे हैं, कभी किसी और चीज के, और 20% हम खाते हैं क्षारीय भोजन। तो हमारे 80% एसिडिक खाते हैं, और 20% आप अपना क्षारीय भोजन खाते हैं, जो कि फिर कई तरह के रोगों का कारण बनता है। टॉक्सिन्स बनते हैं, हमारा भोजन पचता नहीं है, फिर हमारे जोड़ों में, हम रक्त के रूप में हमारे अलग अलग जगहों में, जोड़ों के पास में जमा होता है टॉक्सिन के रूप में। फिर आपके अंगों में दर्द होना शुरू होता है, और फिर गैस एसिडिटी के रूप भी लेता है। तो आपको लेना है हल्के फल हैं, और इसके अलावा जो है नींबू है, संतरा है, कोई भी फल, ये सब आपके क्षारीय भोजन में आते हैं। अगर आप मोटे अनाज की रोटी लेते हैं तो वो क्षारीय भोजन है। गेहूं भी आपका चोकर युक्त है, तो वो क्षारीय भोजन है। चावल अगर बिना छिलके निकला हुआ चावल खाते हैं तो वो क्षारीय भोजन कहलाता है। और जो हम चावल खाते हैं एकदम सफेद चमकता हुआ पॉलिश वाला, वो एसिडिक कहलाता है, वो उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है।
उसमें न्यूट्रिशंस भी नहीं होते हैं। जिस तरह से मैदा है, उसको मैदा ही, मैदे का ही एक रूप समझ लीजिए उस चावल को। अगर ये है चावल, इसके अलावा अगर दूध को एक उबाल लगा करके, एक उफान लगा करके दूध ले रहे हैं तो वो क्षारीय है, लेकिन दूध को बहुत ज्यादा पका करके ले रहे हैं तो वो एसिडिक हो जाता है। ज्यादा पका के दूध से और बने हुए पदार्थ जो हैं बहुत ज्यादा पका के लेंगे तो फिर वो एसिडिक हो जाएगा। इसके अलावा चीनी आपका एसिडिक है, चीनी, मैदा और नमक आपको लेना है तो ये लीजिए, सेंधा नमक लीजिए। पूरा भोजन में सेंधा नमक को इस्तेमाल कीजिए। सेंधा नमक में लगभग 65 तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके शरीर को लाभ देते हैं। और जो सफेद नमक है वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, बीपी के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए भी, और भी शरीर की कई चीजों को गड़बड़ करने के लिए। और इसके अलावा नमक नुकसानदायक है। चीनी, चीनी बिल्कुल मत लीजिए, उसको सल्फर से उसको साफ किया जाता है और चीनी आपके लीवर में स्टोर होनी शुरू हो जाती है। वो सल्फर जो है कभी भी गंधक जो है वो कभी भी शरीर से बाहर नहीं निकलता, आपके लीवर में स्टोर होना शुरू हो जाता है और वो आपके लिए नुकसानदायक है। इसके बदले गुड़ लीजिए या खांड लीजिए, खांड मिश्री भी ले सकते हैं। गुड़ लीजिए, शहद लीजिए। शहद क्षारीय भोजन है, गुड़ क्षारीय है, गन्ने का रस लेते हैं ये क्षारीय है। सभी प्रकार के ड्राई नट्स और ड्राई फ्रूट्स कम से कम 7 से 8 घंटा भीगे हुए, ये आपके क्षारीय भोजन में आते हैं। अगर ड्राई नट्स को आप उसको बिना भिगाए खाते हैं तो ये आपका एसिडिक हो जाएगा। अम्लीय जिसको बोला जाता है, एसिडिक या अम्लीय बोलिए, जो भी बोलिए, वो आपको फिर उतना फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। अगर आप भिगा के ले रहे हैं तो वो क्षारीय भोजन है। इस तरह से आप, और कम तला भुना सब्जियों को भी कम तल के लीजिए, कम भून करके लीजिए, सादा हल्के से पकाइए तो वो आपके लिए क्षारीय भोजन है। और कभी कभी अपने रोगों को ठीक करना होता है तो 100% क्षारीय भोजन खाइए। एसिडिक भोजन आप 20% ले सकते हैं। एसिडिक भोजन में आ गया, कभी आपने एक आध पराठा ले लिया, कुछ ले लिया, या थोड़ा सा कोई ऐसी चीज ले ली जिसमें चीनी पड़ी हुई है, और सब्जियों को भी थोड़ा ज्यादा पका के लेते हैं तो वो भी एसिडिक हो जाती है। उसको केवल 20% से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इस तरह से आप केवल क्षारीय भोजन ज्यादा लेते हैं तो आपके शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं। कई तरह के रोगों को दूर करने के लिए क्षारीय भोजन आपको लेना चाहिए। ये मैंने आपको बताया भोजन के बारे में। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अलग अलग तरह के रोगों को ठीक करने के लिए भी आप 100% क्षारीय भोजन लीजिए। अगर एकदम से कच्चा नहीं खा पाते हैं, शुरू शुरू में कच्चा खाने से किसी को गैस की समस्या होती है, सलाद ज्यादा खा, और हाँ एक चीज ये है कि किसी भी तरह के रोगों को ठीक करना है आपने तो सबसे ज्यादा आप लीजिए, सबसे पहले नाश्ते में आप फल लीजिए, अंकुरित अनाज लीजिए। शुरू शुरू में आपके शरीर को ये सब खाने की आदत नहीं होती है शुरू में, क्योंकि जन्मों से हमने खूब पकाए हुए पराठे, पूरी ये सब उड़ाए हैं, तो शुरू में ये सब खाने की आवश्यक आदत नहीं होती है। तो कुछ दिन गैस की समस्या हो सकती है या हल्का सा कुछ लग सकता है, तो ऐसे के लिए हल्का सा स्टीम दे के लीजिए। और दूसरा, दिन के समय अपने भोजन में 1 चम्मच, भोजन के बाद 1 चम्मच अजवाइन ले लीजिए। अजवाइन को भून लीजिए और उसको हल्का दरदरा पीस लीजिए। 1 चम्मच अजवाइन आप गुनगुने पानी से ले लीजिए, तो आपको ये समस्या खत्म हो जाएगी और हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका शरीर उसका आदी हो जाएगा। जो खा रहे हैं, कच्चा अनाज खा रहे हैं, नहीं सॉरी, कच्चे फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, या अंकुरित अनाज ले रहे हैं ज्यादा, तो सुबह के नाश्ते में आप अंकुरित अनाज लीजिए, फल लीजिए। कोई भी अगर रोगों को ठीक करना है आपको तो सबसे पहले सुबह नाश्ता करते हैं, कम से कम 250 से 300 ग्राम आप फल लीजिए, या सलाद लीजिए, गाजर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो आप ले सकते हैं, उसको कच्चा लीजिए। उसके बाद फिर अंकुरित अनाज लीजिए, कभी थोड़ा सा दलिया ले लीजिए, या केवल फल ही फल ले लीजिए, लौकी का जूस ले लीजिए, सूप ले लीजिए कि सब्जियों का। ये आपका नाश्ता होगा। और दूसरा, फिर किसी दिन में जो भी आप भोजन कर रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खा रहे हैं, उस सबसे पहले लगभग 250 ग्राम आप सलाद लीजिए, उसके बाद भोजन कीजिए। रोगों को ठीक करने के लिए बता रही हूँ, रोगों को ठीक करने के लिए, मोटापा करने के लिए ये आपका डाइट चार्ट एक तरह से बनेगा। और तीसरा, आप शाम को भोजन करते हैं लगभग 7:30 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा, बहुत होता है तो 8 बजे तक अपना भोजन खत्म कर लीजिए। आज क्लास में देर हो रही है, घड़ी देख रहे हो आप। होली का टाइम था, लोगों ने बोला कि थोड़ी देर में करिए,
तो इसलिए देर से करना पड़ा। तो दीदी भी नहीं थी। चलिए, तो और अगर देर हो जाती है तो भूखे सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन देर से भोजन करते हैं तो वो आपका डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पचता नहीं है, सड़ता है, आपकी आंतों में चिपकता है और अगले दिन एसिडिटी बनती है, धीरे धीरे टॉक्सिन्स जमा होते हैं आपके शरीर में, आपका रक्त अशुद्ध होता है। तो टाइम से खा लीजिए। शाम को भी खाते हैं, पहले आप कुछ फल ले लीजिए, सलाद ले लीजिए, या पहले कच्चा कुछ ले लीजिए। मैंने बोला कि ये प्राकृतिक चिकित्सा बता रही हूँ, भोजन के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे स्वस्थ होते हैं। और शाम के समय आप कच्चा नहीं लेते, सूप ले लीजिए, सब्जियों का सूप ले लीजिए। और सूप को ये नहीं कि बहुत कूट काट के और खूब मसाले डाल करके उसको चटपटा बना के, ऐसे नहीं, सिंपल लीजिए, सूप लीजिए उसको। केवल हरी सब्जियां हैं उन सबका सूप बनाइए, सारी सब्जियों का रस मिला के उसको हल्का सा बॉईल करके वो ले लीजिए, उसका रस ले लीजिए, उसका फाइबर भी खा लीजिए। ऐसे ही लौकी को भी कर सकते हैं। और सूप भी आप लेते हैं तो फाइबर युक्त ही लीजिए, उसका फाइबर भी आपके पेट में जाना चाहिए। फाइबर आपकी आंतों को स्वस्थ करेगा और साथ में आपको बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी देगा। तो इस तरह से इसको आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। ये हो गया। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछिए, अपना माइक ऑन करिए और एक एक करके माइक ऑन करिए। मेरे ख्याल से हो जाएगा माइक ऑन आपका, करके देखिए, नहीं तो मैसेज कर दीजिए। और मेरा नंबर नोट कर लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो। शायद माइक आपके खुल नहीं पा रहे, वहीं से बंदे हैं। 9634490870। आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो। 9634490870। अच्छा, मैसेज भी कुछ लोगों ने किया है, देखो। आज तो सबके माइक म्यूट नहीं है। हाँ जी, अच्छा, मैं आज सबके माइक म्यूट नहीं है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए ठीक है, समय भी हो चुका है और आप लोगों के लिए भी देर हो रही होगी। और मैंने नंबर दे दिया है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि जी ठीक है। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को प्रणाम। बाकी जो बच गया कल शाम की क्लास में आपको फिर आप पूछेंगे या व्हाट्सएप करके मैसेज कीजिएगा, आपको बता। ओम ठीक है। ओम। ओम दीदी। जी ओम। अच्छा, खुल गया आपका माइक? हाँ दीदी जी, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा। सब ज्ञानवर्धक चीजें मिल रही हैं। आप तो एक प्रेरणा है, बहुत बड़ी चीज। अच्छा है। और आप लोग भी सब सीख जाओगे तो किसी दूसरे को बताओगे। और वैसे भी ठीक। ना देखो, अभी आज थोड़ा टाइम देर हो गया है सबके, अब इस समय घर का टाइम, घर में काम का टाइम होता है, तो इसलिए बहुत लंबा इसको नहीं खींच रहे हैं। आप भी अपना किचन संभालिए, अपना काम करिए। ठीक है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने है सबको दीदी। नंबर बता दिया है, आप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप करके सब बता दूंगी आपको। प्रणाम दीदी, प्रणाम। हाँ सभी को होली ओम, की सबको बधाई हो प्रणाम। दीदी, सबको होली की सभी को होली की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। अभी तो हम होली में भी मिलेंगे, एक आध दिन फिर आपकी छुट्टी करेंगे बीच में, लेकिन सुबह की क्लास चलती रहेगी, हम सोच रहे हैं सुबह उस जी दिन भी जी जी चलाएंगे, होली के दिन भी। जो करना चाहेगा ठीक है, थोड़ी देर जी। योग कर लेंगे दूसरी, बड़ी होली के दिन, बाकी तो चलते रहेगा, ठीक है। हाँ, सुबह तो आराम से हो जाता हाँ है हाँ ना। ओम अब दीदी। तो हाँ रूटीन बन गया दीदी, सुबह जल्दी हाँ। उठो, जल्दी से अच्छा, आपको चिंता अच्छा लग रहती रहा है है, ठीक है। दीदी। हाँ दीदी ओम, हाँ इसके कई एग्जाम लोगों कब होंगे? ने, जब आप कहोगे। अच्छा, नहीं नहीं, वैसे क्लास कितने दिन की रहेगी? देखो क्लास आपकी पूरा, अभी होली के बाद भी इसको पूरा करेंगे, वैसे तो 15 दिन का हमने बोला है, फिर बीच में आगे देख लेंगे, बाकी देखेंगे। अभी तैयारी कीजिए आप लोग। जी जी ओम जी। दीदी जी, ओके। ओम। पूरा हो गया है,
फिर हमने 8 बजे से मीटिंग भी करनी है ना,